जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का जो क्लास हम लोग करने वाले हैं वह लूसेंट सीरीज। देखिए, हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि लगभग 2-3 दिन से हम लोग लूसेंट और बिहार पुलिस का तो एक दिन गैपिंग हुआ है और लूसेंट का लगभग हम 3 दिन से क्लास अपडेट नहीं कर पा रहे थे। इस अपडेट नहीं कर पाने के पीछे कारण यह था कि जो है कि ड्यूटी का जो शेड्यूल रहता है वह कभी डे और नाइट होते रहता है, तो उसमें से थोड़ा सा जो है कि उतार चढ़ाव आ जाता है। हम देखिए उतना फ्री नहीं रहते हैं, लेकिन ड्यूटी के साथ साथ 8 घंटा का ड्यूटी के साथ साथ फिर भी हम आप लोग के लिए समय निकाल कर जो है कि वीडियो बनाने का काम करते हैं और अपना जो भी एक्सपीरियंस है सबसे आपका सेपरेट जो आपका जो रहता है, जो एग्जाम को फोड़ने के दृष्टिकोण से जो आपको हम बताते हैं क्वेश्चन, वो अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। हम उतना फ्री नहीं रहते हैं, इसीलिए जो है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है। आपका जो है कि 1-2 दिन गैपिंग हो गया था, लेकिन हम कोशिश मेरा हमेशा रहता है कि ऐसा कोई कारण नहीं हो जिससे कि आपका क्लास बाधित हो, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं कि ड्यूटी होता है। तो बस आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और अपने मेहनत में थोड़ा सा भी कमी नहीं आने दीजिए, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। इसके लिए हम जो है कि आपसे क्षमा मांगते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के हम लूसेंट सीरीज के सेशन को आज से अनवरत रखेंगे, लेकिन हम आपको लगभग एक करंट अफेयर से आपको हम अपडेट कर रहे थे। तो करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और कम समय में हो जाता है, इसीलिए हम आपको अपडेट कर देते थे। लेकिन आज से पुनः हम लूसेंट सीरीज को पहले हिस्ट्री को ताबड़तोड़ तरीके से खत्म कर देंगे। लगभग पॉलिटी तो आपको हम जो है कि वहां पर खत्म कर चुके थे, महेश बर्नवाल वगैरह से आपका जो है कि पॉलिटी खत्म कर चुके थे, आपका जो है कि वहां पर बैठ के जो हम लोग करते थे। लेकिन यहां पर आपका हिस्ट्री को खत्म कर देंगे, क्योंकि हिस्ट्री अभी आगे आने वाले बिहार एसएससी, CGL-4, बिहार पुलिस और आपका जो बीपीएससी एग्जाम है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद हम लोग भिड़ जाएंगे डायरेक्ट जो है कि ज्योग्राफी खत्म करने। आज ज्योग्राफी के बाद भिड़ जाएंगे हम लोग जो है कि किसको खत्म करने, इकोनॉमिक्स को, और पॉलिटी तो है ही। तो ये 3-4 सब्जेक्ट को खत्म करना है। और साइंस के लिए हम एलपी के लिए अलग से एक आपका साइंस का वीडियो डालेंगे, बस ज्यादा नहीं 20 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें न्यूमेरिकल भी रहेगा और अच्छा क्वेश्चन रहेगा। बस आप लोग लगातार बनकर जिस तरह से हैं अपना प्यार देते रहिए, और आगे हम लोग जल्दी डिजिटल बोर्ड लाने वाले हैं और मैराथन पे मैराथन क्लास करेंगे। बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिए आज पुनः हम उसी ऊर्जा के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं और अपने सेशन को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक लूसेंट सीरीज के साथ। तो लूसेंट सीरीज में हम लोग विभिन्न प्रकार के आज विदेशी आक्रमण देखने वाले हैं, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज का जो मोटिवेशनल क्वाइट है, जो आपको ऊर्जावान बनाता है, जो आपको किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है कि आपको एक अलग मोटिवेट देके एग्जाम को जो है कि क्रैक करने का एनर्जी पैदा करता है। तो चलिए आज का पहले मोटिवेशनल क्वाइट। आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, किसी लक्ष्य को पाने के लिए उस हद तक मेहनत कीजिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए उस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले कि अब यह आप ही का हिस्सा है, आप ले जाइए। यानी आप उतना अपने आप को झोंक दीजिए एग्जाम में मेहनत करने के लिए कि जब आप जाइए एग्जाम में तो एकदम एक अलग कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं, हमने मेहनत करके आया है और हम मेरा एक सीट इसमें पक्का है तो है। मान लीजिए अगर आपका 450 पोस्ट है आरपीएफ एसआई का, तो अगर दिल से मेहनत कीजिएगा तो आपका एक सीट कोई नहीं ले सकता है आपका रिजल्ट में। तो आप लोग मेहनत कीजिए, आपका जहां भी आपका टारगेट होगा एक पोस्ट आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपके कलम में पावर रहना चाहिए और सच्चाई के साथ मेहनत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कलम के साथ हम धोखेबाजी कर रहे हैं। जब आप कलम के साथ धोखाबाजी कीजिएगा, अपने पुस्तक के साथ धोखाबाजी कीजिएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आप तुक्का में 1-2 एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन आप आगे सफल नहीं हो पाइएगा। इसीलिए आप अपने माता पिताजी, अपने भाई बहन और आपका जो किताब है सबसे बड़ा साथी, आप इससे कभी भी जो है कि दूरी नहीं बनाइएगा। आप आराम से पढ़िए और इसमें इतना ताकत है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मनुष्य को जो है कि आपको अलग पहचान बनाने का दम रखता है इसमें। इसके अलावा कोई चीज नहीं है जिससे कि आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक अच्छे दृष्टिकोण से आदमी बन सकते हैं। बस आप मेहनत कीजिए मेरे साथ। भले परिस्थिति आदमी के जीवन में बहुत सारा आता है, हम भी हैं, मेरे जो है कि हमको भी बहुत सारा टेंशन आता है। दिन भर में लगभग 10 से कुछ मतलब कि टेंशन आते रहता है घर सबसे। तो इससे आपको एक कटी भी नहीं आपको पीछे हटना है। आप मेहनत कीजिए सबको दरकिनार करते हुए, और पूरे जिंदगी आप ऐसे जिएगा। बस आप मेहनत कर लीजिए, 1-2 साल मेहनत कीजिए, आपका सब चीज होगा। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं यहीं पर लूसेंट सीरीज को। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, बहुत ही फायदा करेगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह विभिन्न प्रकार के विदेशी आक्रमण देखने वाले हैं। विदेशी आक्रमण में से आज हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, या ज्यादा लंबा हम सेशन नहीं करेंगे, डेली एक
टॉपिक हम क्लियर करेंगे और जितना क्वेश्चन उससे बनेगा सब क्वेश्चन आपको हम दिमाग में फिट करवा देंगे। आप बार बार रिकॉल करते रहिएगा और एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन टच कर जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के विदेशी आक्रमण में से उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे आपका हिंद यूनानी। क्या देखेंगे? हिंद यूनानी। सबसे पहले हिंद यूनानी देखेंगे। हिंद यूनानी देखने के बाद हम लोग जो है कि शक को देखेंगे। किसको देखेंगे? शक को देखेंगे। फिर शक के बाद देखेंगे आपका पल्लव। किसको देखेंगे? पल्लव वंश को देखेंगे। और पल्लव के बाद हो जाएगा आपका यो सो पो को, यानी उसके बाद देखेंगे हम लोग कुषाण वंश को। किस वंश को देखेंगे? कुषाण वंश को देखेंगे। यानी कि इस तरह से विभिन्न प्रकार के विदेशी आक्रमण का क्रम रहा है। इस विदेशी आक्रमण का क्रम इसी तरह से रहा, यानी सबसे पहले आक्रमण हिंद यूनानियों का हुआ है, 2 नंबर पे इसके बाद शक आए हैं, 3 नंबर पे पल्लव आए हैं और 4 नंबर पे कौन आए हैं? कुषाण आए हैं। कौन आए हैं? कुषाण आए। तो ये भी चीज आपको याद रख के चलना पड़ेगा कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया। तो इसके लिए आप एक ट्रिक यहां पर याद रख लीजिएगा जो कि बहुत ही फायदा करेगा एग्जाम में जब जाइएगा। तो यस और यस, पक और पक, यस पक, यस पक ट्रिक याद रखिएगा। यस और यस, पक और पक, यानी विभिन्न प्रकार के विदेशियों का आने का क्रम है यस और पक। यो से यूनानी, सो से शक, प से पल्लव, क से कुषाण, क से कुषाण। तो चलिए हम अब लोग एक एक करके पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंद यूनानी को, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको हम ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से या जो आपको यहां से हम बताएंगे बस आप उतना याद रख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हम फिलहाल कर रहे हैं वो लूसेंट लेवल का कर रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन उसमें आपको एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करेंगे। आप लेके चलिएगा और आपका CGL 4 और BRSSC में एग्जाम में आराम से क्वेश्चन टच करेगा अगर एग्जामिनर इस टॉपिक को टच करेगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार के आपके आक्रमणकारी हुए जो कि विदेश से। आक्रमणकारी का मतलब होता है कोई बाहर से आक्रमण। जैसे मान लीजिए आपका ये घर है, आपका ये घर है, ये घर पर अगर आक्रमण कर रहा है तो कोई बाहर वाला घर वाला ही आक्रमण कर सकता है। घर में जो आदमी रह रहा है वो घर पे आक्रमण करेगा तो वो तो गलत बात है। लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी अगर इस पे अटैक कर रहा है, इसको लूटने का प्रयास कर रहा है तो हम समझेंगे कि इस पर आक्रमण हो रहा है। उसी तरह से अपना देश भारत था। अपना देश जब भारत था तो भारत पर जो विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारी जो आक्रमण कर रहे थे वो इसी क्रम में किए थे। तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले उत्तर पश्चिमी इलाका में, याद रखिएगा जो दिशा बोल रहे हैं ये दिशा याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार जो है कि आक्रमण हुआ और लगातार आक्रमण होते होते आप लोग को बता दें कि उत्तर पश्चिमी पर पहला आक्रमण जो किया गया था वह आपका किसके द्वारा किया जाएगा? तो हिंद यूनानी के द्वारा। तो पहला प्रश्न यहां पर बनता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? तो हिंद यूनानियों ने किया था। और हिंद यूनानियों को ही दूसरा नाम से हम लोग जो है कि बैक्टीरियाइज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बैक्टीरियाई के नाम से जानते हैं। सुनिएगा, बैक्टीरियाई के नाम से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो किया था हिंद यूनानियों ने। अगर हिंद यूनानी नहीं है ऑप्शन में तो आप लोग बैक्टीरियाई लगाइएगा। क्या लगाइएगा? बैक्टीरियाई लगाइएगा। और किस दिशा में किया था? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में किया था, याद रखिएगा भारत के अंदर में। और भारत पर जब यह आपका सफलता पा लिया, क्या पा लिया? भारत पर जब यह सफलता पा लिया, भारत पर जब यह सफलता पा लिया जो है कि बैक्टीरियाई वगैरह ने, तो याद रखिएगा कि यह पंजाब के इलाका में, जब उत्तर पश्चिम दिशा देखिएगा तो वहां पंजाब राज्य वगैरह आएगा। तो पंजाब पर जब जो है कि इन्होंने जीत हासिल करके, पंजाब पर जीत हासिल करके वहां पर एक जगह था आपका सियाल नाम का जगह। कौन सा नाम का जगह? सियाल। या इसी को जो है कि सियालकोट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सियालकोट। यानी सियालकोट या सियाल नामक स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था हिंद यूनानी ने। कहां बनाया था? हिंद यूनानी ने अपनी राजधानी सियाल या सियालकोट को बनाया था जो कि पंजाब के आसपास का क्षेत्र था। और याद रखिएगा लगभग वह इस पर जो वंश का जो स्थापना किया था वो लगभग 183 ईसा पूर्व में। कब किया था? 183 ईसा पूर्व में किया था। याद रखिएगा इन्होंने अपना वंश का नाम, इसे हम लोग जो है कि हिंद यवन वंश भी कहते हैं या इसको हम लोग इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इंडो ग्रीक। तो समझिएगा इंडो ग्रीक या बैक्टीरियाई या हिंद यूनानी सब एक ही चीज है।
इस वंश का स्थापना इंडो ग्रीक या फिर यवन वंश का स्थापना 183 ईसा पूर्व में पंजाब के आसपास हुआ था। सबसे पहला आक्रमण किया गया था। और याद रखिएगा उन्होंने अपनी राजधानी कहां स्थापित किया था? सियाल या सियालकोट, सियाल या सियालकोट स्थापित किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत पर जो पहला आक्रमण कर रहा था हिंद यूनानियों के तरफ से, जो पहला शासक था वह आपका कौन था? याद रखिएगा बैक्टीरियाइज फर्स्ट भी बोल सकते हैं या इसको डेमेट्रियस फर्स्ट भी बोल सकते हैं, या इसको डेमेट्रियस फर्स्ट भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा इन्हीं के निगरानी में पहला आक्रमण किया था हिंद यूनानी ने। समझ में आ गया? यानी भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी यात्री कौन थे? बताइएगा। हिंद यूनानी थे। और हिंद यूनानी में शासक कौन था? तो डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को जो हम लेवल बता रहे हैं, यह लेवल आपको आराम से CGL 4 के अंतर्गत सचिवालय सहायक, योजना सहायक, जितना भी लेवल का एग्जाम है आप आराम से क्रैक कर दीजिएगा। और आगे भी BRSI का एक होने वाला है जो है कि आराम से आप कवर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में से इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। इसी में से बहुत दिन तक शासन करने के बाद इसके अंतिम शासक जो बने थे, इसके अंतिम शासक बने थे हेराक्लीज। कौन बने थे? हेराक्लीज। याद रखिएगा यवन वंश के सबसे अंतिम शासक हेराक्लीज हुए हैं और प्रथम शासक डेमेट्रियस फर्स्ट हुए हैं। और किस दिशा में आक्रमण किए थे? उत्तर पश्चिम दिशा में। और इन्होंने स्थापना कब किया था? 183 ईसा पूर्व में। राजधानी कहां बनाया था? सियाल या सियालकोट बनाया था। और इन्होंने कौन से वंश का स्थापना किया था? इंडो ग्रीक का। किसका किया था? इंडो ग्रीक क्या किया था? याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और बैक्टीरिया में यवन का अंतिम शासक हेराक्लीज था। कौन था? हेराक्लीज था। आप लोग याद रखिएगा। और इस वंश का समाप्ति आपका लगभग 125 ईसा पूर्व में हो गया था। लगभग 125 ईसा पूर्व। ये बैक में जाएगा क्योंकि ईसा पूर्व लगा हुआ है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो इन्होंने जो कि हिंद यूनानी शासक हुआ सबसे प्रसिद्ध, याद रखिएगा, एक हुआ था मिनांडर। कौन हुआ था? मिनांडर। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोग को बता देते हैं। मिनांडर जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हुआ था, यह मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। यह मिनांडर नाम के शासक को बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना गया है? मिलिंद नाम से जाना गया है। और याद रखिएगा मिलिंद पहनो नाम का, याद रखिएगा मिलिंद पहनो नाम का एक पुस्तक है। मिलिंद पहनो नाम का एक पुस्तक है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो मिलिंद पहनो का जो रचना किया था वह नागसेन ने किया था। किसने किया था? नागसेन या नागार्जुन ने किया था। नागसेन या नागार्जुन ने किया था मिलिंद पहनो का रचना। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और यह संबंधित किससे है? बौद्ध धर्म से। और इसी मिलिंद पहनो में नागसेन और मिनांडर के बीच, इसी मिलिंद पहनो में नागसेन और मिनांडर के बीच जो कि विवाद हुआ था उसका उल्लेख मिलता है मिलिंद पहनो में। और इसका रचना किसने किया है? नागसेन ने किया है। किसने किया है? नागसेन ने किया है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मिनांडर ने अपनी राजधानी कहां स्थापित किया था? तो मिनांडर ने अपनी राजधानी साकल को स्थापित किया था। किसको स्थापित किया था? साकल को स्थापित किया था मिनांडर ने अपनी राजधानी को। डायरेक्ट इसे याद रख लेना है। मिलिंद पहनो का रचना किसने किया है? तो याद रखिएगा इसको नागसेन ने किया है या नागार्जुन ने किया है। और भारत का जो आइंस्टीन कहा जाता है वह भी नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और याद रखिएगा मिलिंद पहनो में किसके बीच का विवाद मिलता है? तो नागसेन और मिनांडर के बीच का। और मिनांडर ने अपना राजधानी कहां स्थापित किया था? साकल। कहां किया था? साकल। और मिलिंद पहनो एक प्रकार का किस धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है? याद रखिएगा बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच हम ला रहे हैं जो है कि अब हम लोग सीधे चलते हैं शक वंश पे। किस पे चलते हैं? शक वंश पे चलते हैं। तो आगे हम लोग लिखते हैं अब शक वंश। शक। और शक वंश जो सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा यह एक दर्रा था, बोलन दर्रा। कौन सा दर्रा? भारत में जो शक जो आक्रमण किए थे विदेशी आक्रमण के रूप में, याद रखिएगा बोलन दर्रे से होकर। सबसे पहला फैक्ट, शक जो आक्रमण किया था कौन से दर्रे से? बोलन दर्रा से होकर किया था। आप लोग याद रखिएगा। और शक मूलतः जो था वह उत्तर के रहने वाले निवासी थे। कौन दिशा में? उत्तर दिशा में रहने वाले निवासी थे। याद रखिएगा। और भारत के अंदर में भारतीय स्रोतों के अनुसार शक को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा इसको
को सिथियन के नाम से जाना गया है। किस नाम से? सिथियन के नाम से। भारतीय स्रोतों के अनुसार शक वंश को सिथियन के नाम से पुकारा गया है और वह किस दर्रा से होकर आया था? याद रखिएगा, बोलन दर्रा से होकर। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा आक्रमणकारी बोलन दर्रा से होकर भारत आया था? तो बताइएगा शक आया था। कौन आया था? शक आया था। और आने वाले विदेशी आक्रमण में शक का क्रम क्या था? दूसरा था। तो आपको ट्रिक अभी भी लिखा हुआ है यो स्व प, यानी यवन, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आपको बताते हैं कि भारत में जो शक का जो स्थापना हुआ वह 5 भागों में विभक्त हुआ था। कितने भागों में? 5 भागों में। सुनिएगा, धीरे धीरे फैक्ट आपके बीच हम रख रहे हैं। भारत के अंदर में जो शक का स्थापना हुआ था, यह शक जो आक्रमणकारी थे, ये 5 भाग में विभाजित हुआ था। कितने भाग में? 5 भाग में। 5 भाग में से एक इसका ब्रांच अफगानिस्तान में था। कहां में था? अफगानिस्तान में। उसके बाद जो इसका एक और ब्रांच था, इसका एक और ब्रांच था पंजाब में। इसका जो एक और ब्रांच था, एक था मथुरा में। कहां में था? मथुरा में। उसके बाद जो और इसमें ब्रांच हुआ है पश्चिमी भारत में। उसके बाद जो एक और ब्रांच हुआ है उत्तरी दक्कन में। उत्तरी दक्कन जो कि महाराष्ट्र के आसपास का इलाका है। तो ये कुल 5 भाग में विभाजित थे शक। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न बताए हैं। यह सब प्रश्न एग्जाम में आता है। डायरेक्ट पूछेगा कि शक जो थे वो कितने भाग में विभाजित था? तो याद रखिएगा 5 भाग में। 5 भाग में अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्कन। उत्तरी दक्कन आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के फैक्ट पर आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, शक के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सब शासक हुए हैं, उस शासक के बारे में अब हम जानने का प्रयास करते हैं एक एक करके। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। जितना क्वेश्चन बताते हैं ना, बस आप याद रखिए ना, देखिएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन टच करता है। तो भारत के अंदर में जो प्रथम शक शासक माना गया, भारत के अंदर में जो प्रथम शक शासक माना गया वह था आपका मो। कौन था? मो। कौन था? मो। याद रखिएगा, 1 नंबर बीबीआई क्वेश्चन बताए हैं। 1 नंबर। भारत के अंदर में प्रथम शक शासक मोह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मोह। जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है? सीधा क्वेश्चन पूछता है, मोह नाम का जो शासक था वह किस वंश से संबंध रखता था? तो याद रखिएगा शक वंश से। किसे? शक वंश से। मोह शक, मोह शक। और याद रखिएगा यह प्रथम शासक माना जाता है मोह। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और शासक हुए हैं नहपान। जिस नाम का हम शासक लिख रहे हैं, वर्तमान में हम लिख रहे हैं शक वंश का। तो नहपान नाम का जो शासक हुआ है वह भी किससे हुआ है? तो शक से। याद रखिएगा, मोह हो गया, नहपान हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो है कि रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जो हुआ है वह आपका शक वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। याद रखिएगा, शक वंश में भारत का सबसे प्रसिद्ध राजा, सबसे प्रसिद्ध राजा पूछेगा शक वंश का कौन हुआ है? तो मारिएगा रुद्रदामन प्रथम हुआ है। कौन हुआ है? रुद्रदामन प्रथम हुआ है। और आपको पता है कि रुद्रदामन प्रथम ने ही, जो लिख रहे हैं याद रखिएगा, रुद्रदामन प्रथम ने ही सुदर्शन झील का, रुद्रदामन प्रथम ने ही सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। क्या करवाया था? पुनरुद्धार करवाया था। याद रखिएगा, 1 नंबर बीबीआई प्रश्न बताए। रुद्रदामन प्रथम ने ही सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। और शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। कौन था? रुद्रदामन प्रथम। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और रुद्रदामन प्रथम जो था वह बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था। क्या था? संगीत प्रेमी था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शक वंश का कौन सा शासक एक संगीत प्रेमी के रूप में उभरा था, तो बताइएगा रुद्रदामन प्रथम। क्या बताइएगा? रुद्रदामन प्रथम बताइएगा। और आप लोग को बता दे कि पहला शक शासक रुद्रदामन प्रथम ही हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले विशुद्ध भाषा में, सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में, सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लेख जारी किया है या फिर अभिलेख जारी किया है। लेख या अभिलेख जारी किया है। याद रखिएगा, सब क्वेश्चन फैक्ट बताए। और आप लोग को बता दे कि रुद्रदामन प्रथम से संबंधित एक अभिलेख बहुत फेमस है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख?
जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है और यही अभिलेख सबसे पहली बार संस्कृत भाषा, विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया गया था। और सुदर्शन झील का निर्माण ऐसे अगर देखें, सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया गया था ये मौर्य वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इनका पुनरुद्धार यानी दोबारा जो इसको फिनिशिंग करवाया, इसका जो पूरा मजबूती प्रदान करवाया वो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया। और रुद्रदामन प्रथम जो थे वो एक बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे। अब आपको रुद्रदामन प्रथम से इस ज्यादा क्वेश्चन अगर यहां पर आएगा तो जो है कि आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता दे कि शक वंश का जो सबसे अंतिम शासक हुआ, शक वंश का प्रथम महान शासक मोह हुआ है और शक वंश का जो अंतिम महान शासक बना है वह आपका रुद्र सिंह तृतीय बना है। रुद्र सिंह तृतीय बना है, रुद्र सिंह तृतीय बना है आपका अंतिम शक वंश का शासक। शक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड बना है, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और गुप्त शासक चंद्रगुप्त दुर्त ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त दुर्त, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसे पराजित करके क्षत्रप को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अभी जो यहां पर बताए हम चंद्रगुप्त दुर्त को जो है कि विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा करवा देंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं पल्लव वंश पे। कौन से वंश पे? पल्लव वंश पे। पल्लव वंश से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे अभी। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश को सबसे पहले हम लोग पार्थियन वंश के नाम से भी जानते हैं। पल्लव वंश को हम लोग एक और वंश के नाम से जानते हैं, पार्थियन वंश के नाम से। और आप लोग को बता दें कि पल्लव वंश वाले जो आक्रमणकारी थे इसका संबंध ईरान से हुआ करता था। कहां से हुआ करता था? ईरान से हुआ करता था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत में पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है इस वंश का, वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है इस वंश का, वो किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, मिथ्रेडेट्स प्रथम को कहा जाता है। मिथ्रेडेट्स प्रथम को कहा जाता है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक जो है कि मिथ्रेडेट्स प्रथम को कहा जाता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और पल्लव वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, पल्लव वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था आपका गोंडो फर्निज। कौन था? गोंडो फर्निज था सबसे शक्तिशाली शासक। और वास्तविक संस्थापक था मिथ्रेडेट्स प्रथम। तो अगर आप शासक का भी नाम याद रखते हैं तो डायरेक्ट पूछेगा ये वाला शासक किस वंश से था? तो पल्लव वंश से था। और यह पल्लव वंश जो था ये आपका तीसरे नंबर पे आक्रमणकारी हुए हैं। पहला यवन, दूसरा शक, तीसरा पल्लव और चौथा जो पढ़ने वाले हैं वो कुषाण पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि कनिष्क वगैरह हमको देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कि फारसी भाषा में, यानी आपको हम शुरुआत से बता देते हैं कि पल्लव वंश में कौन से अभिलेख में का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा पल्लव वंश से संबंधित उल्लेख है तख्ते बही उल्लेख। इससे संबंधित याद रखिएगा आपका अभिलेख कौन सा है पल्लव वंश से? तो याद रखिएगा तख्ते बही अभिलेख का संबंध आपका पल्लव वंश से है। तो यह सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चल के हम लोग, अभी मेन इतिहास शुरू नहीं हुआ, जब यहां से क्वेश्चन आता है तो वहां से आप लोग को और हम क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ये आपको हम बेसिक से शुरू से लेके चल रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। तो मेन क्वेश्चन आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब याद करते, अगला देखते हैं कुषाण वंश। कौन सा वंश देखते हैं? कुषाण वंश। कुषाण वंश से ही संबंधित सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है। तो कुषाण वंश याद रखिएगा कि कुषाण ने पल्लव वंश का अंत करके स्वयं जो है कि कुषाण वंश आए। और कुषाण वंश को याद रखिएगा हम लोग यूची के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कुषाण वंश को हम लोग यूची के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको तोचेरियन
त्वचेरियन के नाम से भी जानते हैं, त्वचेरियन के नाम से, त्वचेरियन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग तोखारी के नाम से भी जानते हैं, तोखारी वंश के नाम से भी जानते हैं। कुषाण वंश को याद रखिएगा। और कुषाण वंश जो था वह चौथे नंबर के आपके आक्रमणकारी थे और यह मूल रूप से आपके तुर्किस्तान से थे। कहां से थे? चीनी तुर्किस्तान से थे, चीनी तुर्किस्तान से आए हुए थे। चीनी तुर्किस्तान, चीनी तुर्किस्तान जो था वह चीन का हिस्सा से आया हुआ था कुषाण वंश, याद रखिएगा। क्योंकि जब भारत में आएगा आपका विभिन्न प्रकार का कुषाण शासक तो उसमें से कनिष्क आएंगे, और कनिष्क ने आपको पता है कि सिल्क मार्ग का खोज करके भारत से चीन तक जो है कि रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन है, आप लोग भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी बता रहे हैं वह बहुत ही फैक्ट चीज बता रहे हैं, और लूसेंट में जो क्वेश्चन रहेगा आपको हम लास्ट में वो भी करवा देंगे, बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो उसमें से अगर बात करते हैं कि भारत में कुषाण वंश का स्थापना किसने किया है, तो भारत में कुशे कुषाण, कुशे कुषाण, कुशे इसका संस्थापक होता है कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस के द्वारा कुषाण वंश का स्थापना किया गया, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कुषाण वंश जो था वह कहां का शासक था, तो याद रखिएगा कि वह भारत के अंदर जो आया था वह चीन के क्षेत्र से आया था। और भारत में सबसे पहली बार जो रोमन सिक्के जारी करने का प्रयास किया गया, भारत के अंदर में जो सबसे पहली बार रोमन सिक्का जारी किया गया वह किसके द्वारा, तो याद रखिएगा कुषाण वंश के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाण वंश। लेकिन इससे पहले बताए हैं आपको रुद्रदामन प्रथम के बारे में कि भारत में वह सबसे पहले जो अभिलेख जारी किया था वह आपके विशुद्ध संस्कृत भाषा में, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लेख जारी करने वाला पहला शासक रुद्रदामन प्रथम था, जो कि जूनागढ़ अभिलेख शुरू किया था। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख शुरू किया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि उसके बाद एक और शासक हुए हैं, इसमें विम कडफिसेस, विम कडफिसेस। देखिएगा कुषाण वंश का संस्थापक है कुजुल कडफिसेस, लेकिन कुषाण वंश में एक और शासक जो विम कडफिसेस हुए हैं, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कुषाण वंश का। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक के नाम से हम लोग जानते हैं किसको, तो विम कडफिसेस को। किसे जानते हैं? विम कडफिसेस को। लेकिन कुषाण वंश का जो सबसे महानतम शासक, कुषाण वंश का जो सबसे महानतम शासक जानते हैं वह जानते हैं हम लोग कनिष्क को। किसको जानते हैं? कनिष्क को। तो तीन चीज यहां देखने के लिए मिला, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम कडफिसेस, और कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। तो ये सब जो कंटेंट आपको बता रहे हैं आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा। और लूसेंट स्पीडी में जो क्वेश्चन रहेगा वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको हम मेन फैक्ट जो लूसेंट और स्पीडी का है वो भी साथ में कराते हुए चल रहे हैं। बस आप लगातार बनकर रहिएगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, जो कि हम लोग अभी आगे आप लोग के लिए बढ़ चढ़कर जो है कि विभिन्न प्रकार का जो है कि आप लोग के लिए सेशन हम लोग लाते रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखें एक बार इसको, हम लोग जो है कि कनिष्क के बारे में देख लेते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? जो है कि आपका कुजुल कडफिसेस। और कुषाण वंश ने आपका सबसे पहली बार आपका रोमन सिक्का जारी किया। और कुषाण वंश के जो है कि आपके वास्तविक संस्थापक कौन कहलाते हैं? विम कडफिसेस। कौन कहलाते हैं? विम कडफिसेस। और कुषाण वंश के महानतम शासक कौन हुए हैं? कनिष्क। कौन हुए हैं? कनिष्क। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अगर वास्तविक पूछेगा तो आपको ये मारना होगा, विम कडफिसेस मारना होगा वास्तविक में। और नहीं तो बहुत बच्चा वास्तविक सोचेगा अरे कनिष्क सबसे मेन हुआ है, वास्तविक वही होगा। ना, वास्तविक आपका विम कडफिसेस है और महानतम आपका कनिष्क है। महानतम कौन है? कनिष्क है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और लास्ट में आपको लगभग 30 से 40 प्रश्न हम करवाएंगे, जो कि आपका मिसलेनियस रहेगा, जो कि आपको बहुत कम जगह देखने के लिए मिलता है। तो बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, बहुत फायदा करेगा। तो चलिए हम लोग कनिष्क के बारे में धीरे धीरे आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग को बता दे कि कनिष्क जो था, कनिष्क जो थे वह कनिष्क सबसे पहले महानतम शासक हो गए। सबसे महानतम शासक पूछेगा कुषाण वंश का तो कनिष्क मारिएगा। और कनिष्क का राज्यारोहण याद रखिएगा,
कनिष्क का राज्यारोहण जो हुआ था वह आपका 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। और जब इनका राज्यारोहण हुआ 78 ईस्वी में, तो 78 ईस्वी में ही कनिष्क के द्वारा शक वंश का स्थापना किया गया। कौन सा वंश का स्थापना, कौन सा संमत का स्थापना? शक संमत का स्थापना किया गया। आप लोग याद रखिएगा। और शक संमत का जैसे इन्होंने 78 ईस्वी में स्थापना किया, शक संमत का स्थापना किया, तो इन्होंने याद रखिएगा कि शक संमत का स्थापना जब इन्होंने 78 ईस्वी में किया, तो आगे चलकर जब भारत का संविधान वगैरह लागू होता है तो इसी शक संमत को 1957 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1957 में भारत सरकार ने शक संमत को अपनाया। और शक संमत का जो शुरुआत होता है वह 22 मार्च से होता है। कब से होता है? 22 मार्च या 21 मार्च से होता है। ये दोनों डेट चलता है, लेकिन अधिकतर 22 मार्च चलता है। आप लोग याद रखने का शुरुआत कीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि शक संमत भारत ने कब अपनाया? 1957 में। और शक संमत का शुरुआत किसने करवाया है? कनिष्क ने। कब करवाया है? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। और एक होता है विक्रम संमत, एक होता है विक्रम संमत। और विक्रम संमत का जो शुरुआत करवाया था, याद रखिएगा, आपका 58 ईसा पूर्व में होता है। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संमत का शुरुआत, और शक संमत का शुरुआत 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में याद रखिएगा। ये दोनों चीज का ईस्वी आप लोग जो है कि दीवार में जहां पर आप सोते होंगे वहां पर लिख लीजिएगा दोनों का ईस्वी, कि शक संमत 78 ईस्वी में और विक्रम संमत आपका 58 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में एक नंबर कंफ्यूज करता है बच्चा, हम सही बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। जितना बता रहे हैं आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रोमन सम्राट के भांति कनिष्क ने अपने आप को विभिन्न प्रकार के नाम से पुकारते थे। जैसे अपने आप को जो है कि कैसर के नाम से पुकारते थे कनिष्क। कैसर के अलावा याद रखिएगा सीजर के नाम से। किस नाम से? सीजर के नाम से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कैसर या सीजर के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता था? तो कनिष्क को। किसको जाना जाता था? कनिष्क। वहीं आप लोग को बता दे कि कनिष्क को एक और नाम दिया गया था, दूर्त्य अशोक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूर्त्य अशोक के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो याद रखिएगा, दूर्त्य अशोक के नाम से हम लोग कनिष्क को जानते हैं। किसको जानते हैं? कनिष्क को जानते हैं दूर्त्य अशोक के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कनिष्क ने अपना 2 राजधानी बनाया था। हम राजधानी बात करते हैं। कनिष्क ने अपना 2 राजधानी बनाया था। 2 राजधानी में से पहला राजधानी का अगर बात करते हैं तो पहला राजधानी जो कनिष्क ने बनाया था वह पेशावर को बनाया था। किसको बनाया था? पेशावर को। और पेशावर को पुरुषपुर के नाम से भी जानते हैं। पेशावर को पुरुषपुर के नाम से भी जानते हैं। वही दूसरा राजधानी जो बनाया था यह मथुरा को बनाया था। किसको बनाया था? मथुरा को बनाया था, याद रखिएगा। और कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर, यानी कि कश्मीर को जब कनिष्क ने जीता था तो कश्मीर में ही याद रखिएगा कनिष्कपुर नाम का नगर का स्थापना किया था। कनिष्कपुर नाम का नगर का स्थापना किसने किया है? तो याद रखिएगा कनिष्क ने किया है। किसने किया है? कनिष्क ने। कहां में किया था? तो कश्मीर को जीतकर किया था। किसको जीतकर किया था? कश्मीर को जीतकर किया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बात अगर हम करते हैं कि कनिष्क ने आखिर किस धर्म को जो है कि संरक्षण प्रदान किया था, तो याद रखिएगा आप लोग को पता है कि चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था वह कनिष्क के काल में हुआ था। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? तो आपका आंसर होना चाहिए भैया बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कनिष्क। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के 4 बौद्ध संगति हुई थी। अगर आप मेरा क्लास रेगुलर रूप से फॉलो करते होंगे तो आपके मुंह पे या ओठ पे यह जवाब होगा कि पहला बौद्ध संगति जो हुआ था वह राजगीर में हुआ था। इसके लिए आपको ट्रिक दिए थे। इस ट्रिक को हम दोबारा यहाँ लिख रहे हैं। रौपक, रोके वो पोक, रौपक, यानी कि पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा आपका जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो
कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था, याद रखिएगा। और कुंडल वन जम्मू कश्मीर में ही था। और यह जो हुआ था यह कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। तो बताइए, सब नहीं बताए हुए हैं। तो ये जो चौथा जो हो रहा था कुंडल वन में, यह कनिष्क के काल में हुआ था, आप याद रखिएगा। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो गया था। एक था आपका हीनयान और एक था आपका महायान। एक क्या था? महायान। तो ये सब क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन कि भारत के अंदर में जो कनिष्क ने शासन कर रहे थे, उसके शासन काल में कौन कौन से विद्वान रहते थे? कौन कौन से विद्वान रहते थे आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहला नाम आता है चरक का। किसका नाम आता है? चरक का, बहुत फेमस। चरक जो रहते थे वो किसके दरबार में? तो याद रखिएगा, चरक जो रहते थे वह कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? कनिष्क। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अश्वघोष का, किसका बात करते हैं? अश्वघोष का। आपको पता है बुद्ध से संबंधित एक पुस्तक बहुत फेमस है, बुद्ध चरितम। कौन सा है? बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के जो लेखक है वह अश्वघोष है। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष है। और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? बताइएगा। ये कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और इन्होंने जो एक पुस्तक का रचना किया था जिसका नाम है आपका बुद्ध चरितम। कौन सा पुस्तक है? बुद्ध चरितम। और यही बुद्ध चरितम को याद रखिएगा, यही बुद्ध चरितम को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश के नाम से हम लोग बुद्ध चरित को जानते हैं। और बुद्ध चरितम के लेखक आपके कौन है? अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। उसके बाद अगर बात करते हैं नागार्जुन का, किसका बात करते हैं? नागार्जुन। नागार्जुन को भी हम लोग नागसेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नागसेन के नाम से। और नागार्जुन या नागसेन ने आपका जो है कि एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है मिलिंद पहनो। क्या है? मिलिंद पहनो, जिसमें कि मिनंडर की चर्चा मिलती है। आप लोग को पहले भी हम बात कर चुके हैं। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको हम बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि आप नेगेटिव नहीं हो, इसलिए बोलते हैं। क्योंकि YouTube एक ऐसा चीज है, आपको जो फ्री में मिल रहा है, आप भरोसा नहीं करते होंगे, लेकिन आप एक बार पेड कोर्स लेके देख लीजिएगा। पेड कोर्स में जितना चीज आपको किसी भी टीचर का अगर आप पेड कोर्स लेके देखिएगा तो जितना वो बताते हैं उतना तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उतना हम जरूर बता देते हैं जो कि एग्जाम में टच कर जाएगा। भले वो सब टीचर अपने आप में बहुत मस्त पढ़ाते हैं, लेकिन हम जो आपको बताते हैं वह उन लोग से हम कम बताते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से परफेक्ट बताते हैं, इसमें कमी नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि इसके शासनकाल में और भी व्यक्ति रहते थे जिसका नाम था वसुमित्र। क्या नाम था? वसुमित्र। क्योंकि जो चौथा बौद्ध संगति हो रहा था उस समय शासनकाल था कनिष्क का, और चौथा बौद्ध संगति जो हो रहा था इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे यह वसुमित्र को बनाए गए थे। कौन बने थे? वसुमित्र बने थे। यानी वसुमित्र जो रहते थे किसके काल में? तो आप लोग बताइएगा जो है कि कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कनिष्क का जो शासन काल रहा है वह कला और संस्कृति का बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र रहा है। कला के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में कनिष्क काल में बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है। और इसी के काल में आप लोग याद रखिएगा मूर्ति कला की गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ है। एक नंबर बीबीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। कला के अंदर में अगर हम बात करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा कि इन्हीं के काल में आपका मूर्ति कला की गंधार और मथुरा शैली का विकास हुआ है। गंधार और मथुरा शैली का विकास जो हुआ है वह कनिष्क के काल में हुआ है। एक नंबर बीबीआई क्वेश्चन बताए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कनिष्क की विशेषता, तो कनिष्क ने याद रखिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण सिल्क मार्ग का खोज किया था। किसका खोज किया था? सिल्क मार्ग का खोज। सुनिएगा, सिल्क मार्ग का जो खोज किया है वह कनिष्क ने किया है। लेकिन भैया यह सिल्क मार्ग जाता कहां से कहां तक था? तो याद रखिएगा यह सिल्क मार्ग कहां से कहां तक? तो चीन से लेकर रोम तक। यह चीन से लेकर रोम तक जाता था सिल्क मार्ग। आप लोग जिसका खोज कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
कि कौन से स्थान पर सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। तो याद रखिएगा, दो क्वेश्चन आता है यहाँ पर कनिष्क के बारे में मूर्ति के संदर्भ में। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कनिष्क का बताइए कि आप कहाँ पर सोने की मुद्रा पर खड़ी मूर्ति का उल्लेख है। खड़ी मूर्ति का उल्लेख है, याद रखिएगा बोगरा नामक स्थान पर। किस स्थान पर? बोगरा नामक स्थान पर। यह पहला फैक्ट हो गया। अगर दूसरा आपसे पूछेगा कि कनिष्क की मूर्ति बताइए जो घुटने पर बल पर टिकी हुई है, घुटने के बल पर जो टिकी हुई है, यह याद रखिएगा आपका कहां पर मिली है? तो याद रखिएगा यह मथुरा में मिली है। कहां पे मिली है? मथुरा में। यानी खड़ा मूर्ति जो मिला है कनिष्क का वह बोगरा में मिला है, और घुटनों के बल पर जो बैठा हुआ मिला है वह मथुरा में मिला है। कहां में मिला है? मथुरा में मिला है। तो ये सब आप क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि कनिष्क का चीन के किस शासक से युद्ध हुआ था जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई और बाद में विजयी हुआ। तो याद रखिएगा चीन के उस शासक का नाम था पान चाओ। क्या नाम था? पान चाओ। पान चाओ नाम से शासक के साथ युद्ध हुआ था। याद रखिएगा आपका किसका? तो कनिष्क का। कनिष्क पहले हार गया था और बाद में जीत गया। बाद में क्या हो गया? जीत गया। आगे बढ़ते हैं। द्रुत्य अशोक के नाम से किसको जानते हैं? तो कनिष्क को। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क द्वारा जारी किए गए किस धातु के बने सिक्के पर बलि देते दिखाया गया है? तो बलि देते हुए तांबे के सिक्के पर। तांबे के सिक्के पर याद रखिएगा बलि देते हुए दिखाया गया है। बलि देते हुए दिखाया गया है तांबे के शीशे पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि आपका उसके बाद जो शासक हुए हैं हुइस्क नाम के शासक। किस नाम के? हुइस्क नाम के। सुनिएगा, हुइस्क। कनिष्क के बाद हुए हैं हुइस्क। और हुइस्क के बाद जो हुइस्क जो था वह वासिष्क का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी? वासिष्क। तो याद रखिएगा कनिष्क का उत्तराधिकारी वासिष्क हुआ और वासिष्क का उत्तराधिकारी हुइस्क हुआ। कौन हुआ? हुइस्क हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कनिष्क के कुल का अंतिम शासक कौन हुआ है? तो कनिष्क के कुल का जो अंतिम शासक हुआ है वह आपका वासुदेव हुआ है। कौन हुआ है? वासुदेव हुआ है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो कनिष्क वंश कुषाण वंश का स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने, और कुषाण वंश का जो आपका वास्तविक संस्थापक था वो विम कड़फिसेस था। और आपका अगर बात करते हैं कि कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? तो कनिष्क था। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ है? तो वासुदेव हुआ है। कौन हुआ है? वासुदेव। और याद रखिएगा एक वंश है कनु वंश का संस्थापक भी वासुदेव है, और कुषाण वंश का अंतिम शासक भी वासुदेव है। कुषाण वंश का अंतिम शासक भी कौन है? वासुदेव है। याद रखिएगा। वहीं दो चार फैक्ट और आपको बता देते हैं जो एग्जाम में आता है। कनिष्क के दरबार में जो है कि और भी विभिन्न प्रकार के आपके संरक्षण विद्वान थे, जिसमें से आप लोग को हम बताते हैं। आप लोग याद रखिएगा दो तीन बता देते हैं। ऐसे एक दो बता चुके हैं, आपको दो और बता देते हैं। तो सुनिएगा, उसमें से आपके कौन है? तो उसमें से आप लोग को बता देते हैं एक अश्वघोष बता ही चुके हैं। अश्वघोष तो बता ही चुके हैं। तो अश्वघोष ने आपका बुद्ध चरित का रचना किया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बुद्ध चरितम को ही आपका बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। वहीं अगर बात करते हैं नागार्जुन, किसका बात करते हैं? नागार्जुन। और आपको बता देते हैं अश्वघोष ने बुद्ध चरित तो लिखा ही लिखा है, साथ में एक और पुस्तक लिखा है सूत्रालंकार नाम का पुस्तक का रचना भी आपका अश्वघोष ने किया है। और बुद्ध चरित पुस्तक का लेखक भी कौन है? अश्वघोष है। याद रखिएगा। वहीं नागार्जुन ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो मिलिंद पन्हो लिखा है। कौन सा पुस्तक लिखा है? मिलिंद पन्हो लिखा है। और मिलिंद पन्हो के अलावा इन्होंने एक और पुस्तक लिखा है माध्यमिक सूत्र। कौन सा पुस्तक? माध्यमिक सूत्र पुस्तक के लेखक जो है वह आपके कौन है? तो नागार्जुन है। मिलिंद पन्हो के लेखक भी कौन है? नागार्जुन है। और आप लोग को बता दें कि इसी माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। किसका सिद्धांत? सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था नागार्जुन के द्वारा। याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं जो है कि किसका, अगर हम बात करते हैं आपका नागार्जुन का, तो नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से। और
नागार्जुन ने 2 पुस्तक लिखा है, एक मिलिंद पन्नो लिखा है, एक माध्यमिक सूत्र लिखा है, और माध्यमिक सूत्र नामक के पुस्तक से ही सापेक्षता का सिद्धांत हमें प्राप्त होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं उसके बाद वसुमित्र, किसका बात करते हैं? वसुमित्र। वसुमित्र के समय चौथा बौद्ध संगति हुआ था, सबसे पहला कंटेंट। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखा है महाविभाष शास्त्र। महाविभाष शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? वसुमित्र हैं। और याद रखिएगा कि महाविभाष शास्त्र जो बौद्ध धर्म के टीका पर है, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी विश्वकोश के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो यह सब क्वेश्चन था जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन और आप लोग के लिए हम लोग लाते हैं जो कि बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को बताना है कि विक्रम संवत का शुरुआत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण किस शासक ने किया था? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किया था, याद रखिएगा। और रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है किस चीनी शासक को कनिष्क ने हराया था? तो किसको हराया था? पेंचुआ को। किसे हराया था? पेंचुआ को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुषाण ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सोना का सर्वाधिक सिक्का किसने जारी किया तो मारिएगा कुषाण। लेकिन पहली बार जो सोना का सिक्का जारी किया था वो हिंद यूनानियों ने किया था। किसने किया था? हिंद यूनानियों ने किया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों के बीच हम लोग लगभग 30 से 40 प्रश्न करते हैं जो कि मिसलेनियस रहेगा, बस आप लोग याद रखिएगा। तो अगला सवाल, भारतीय प्लेट और गोंडवाना प्लेट से टकराने के बाद किसका निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का। किसका निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। लेकिन घटा या बढ़ा सकता है कौन? तो संसद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है भारतीय वन सेवा, तीसरी अखिल भारतीय सेवा जो बनी है वह कब बनी है? 1966 में बनी है। जैसे पहले आईएएस था, आईपीएस था, उसी तरह से जो आईएफएस बना है 1966 में बना है। और यह बनाने का अधिकार राज्यसभा को होता है अनुच्छेद 312 के तहत, जिसमें आप लोग पढ़ते होंगे नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत के साथ। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है मध्यकाल में भारत के किस राज्य को सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है? तो सिंह द्वार के नाम से पंजाब को। किसे जाना जाता है? पंजाब को। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तवा। कौन सा है? तवा। और भारत के अंदर में तवा डैम जो है वह तवा नदी पे मध्य प्रदेश में है, इटारसी के आसपास, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सप्त पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जानते हैं? तो सप्त पैगोडा के नाम से हम लोग सौर मंदिर को जानते हैं, उसी को रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और उसी को एकाश मंदिर के नाम से जानते हैं जो कि तमिलनाडु में है। यह हो गया आपका सप्त पैगोडा। लेकिन याद रखिएगा काला पैगोडा के नाम से हम लोग कोणार्क मंदिर को जानते हैं। किनको जानते हैं? कोणार्क मंदिर को जानते हैं, याद रखिएगा। और काला पैगोडा के नाम से किस देश को जानते हैं? तो देश में आप आंसर लगाइएगा जो है कि म्यांमार। क्या लगाइएगा? म्यांमार याद लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था वर्तमान में? तो याद रखिएगा राजीव गांधी उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका उसे किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा राजीव गांधी उद्यान। और नागरहोल कहां में है? तो कर्नाटक में है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मेरा गांव मेरा गौरव किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। और नेपाल का संविधान भी कब लागू किया गया था? 2015 में। और भारत में संविधान दिवस मनाना जो शुरू किया है 26 नवंबर को, वह भी 2015 से। आगे बढ़ते हैं। इन इक्वल म्यूजिक यानी इक्वल में म्यूजिक सुनिए। देखते होंगे जब बड़ा बड़ा जब कपड़ा दुकान में जाइएगा या बड़ा बड़ा जो है कि आप लोग होलसेलर में जाते हैं तो एगो सेठ बैठा हुआ रहता है मोटा टाइप का, पैसा लेने के लिए, खाली काटने के लिए रसीद। तो उस सेठ क्या करते हैं, एगो होम थिएटर या बड़ा बड़ा बाजार रखते हैं और वह सुनते रहते हैं संगीत यानी म्यूजिक सुनते रहते हैं। और उसके आसपास 4-5 गो स्टाफ रहता है। तो वो स्टाफ जितना वो गाना
सुनता है उतना गाना सेठ भी सुन लेता है। यानी द इक्वल म्यूजिक पुस्तक के जो लेखक है वह एक सेठ करके आंसर आएगा विक्रम सेठ। कौन आएगा? विक्रम सेठ। और विक्रम सेठ ने एक और पुस्तक लिखा है टू लाइफ्स। कौन सा पुस्तक? टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक जो है वह विक्रम सेठ है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है मैजिक सीड्स। मैजिक सीड्स ये एक पुस्तक हो गया। एक और पुस्तक है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ये दोनों पुस्तक के लेखक है कौन? तो बी.एस. नायपॉल है। कौन है? बी.एस. नायपॉल। अगला क्वेश्चन, चुंबक की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबक तीव्रता का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं। सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ है? तो आपको पता है कि हुमायूं जब भागा था, जब दोबारा वो आया लड़ने के लिए, तो 1555 ईस्वी में दोबारा वो जीतकर गद्दी पर बैठे थे। याद रखिएगा, उसे सरहिंद का युद्ध या मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह की मृत्यु डेट सहित कब हुआ है? तो शेरशाह का मृत्यु सब जानता है कि कालिंजर के किले को जीतते समय हुआ था, लेकिन याद रखिएगा 22 मई 1545। 22 मई 1545 को शेरशाह का मृत्यु हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो आप लोग को सबको पता होगा कि भारतीय प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को। महात्मा गांधी जो आया था अफ्रीका से। लेकिन विश्व प्रवासी दिवस जो होता है वह 14 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 मई को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्गेसो सागर जो है वह किस महासागर में स्थित है? तो सब याद रखते हैं अटलांटिक महासागर में, लेकिन आपको याद रखना है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और याद रखिएगा वह 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को का उपनाम क्या है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, उनको हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको नाम बता रहे हैं इसको हम लोग सरहदी गांधी भी बोल देते हैं, लेकिन इसके अलावा और नाम बताते हैं। फक ए अफगान, या इसको बादशाह खान भी कहते हैं, या इसको बाचा खान भी कहते हैं। बाचा खान, बादशाह खान, फक ए अफगान, या सरहदी गांधी, या फ्रंटियर गांधी। तो ये सब आपको जो है कि हम लोग, या सीमांत गांधी, ये सब से हम लोग जानते हैं किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो बने थे वो पहले विदेशी बने थे आपके भारत रत्न पाने वाले, जिन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। लेकिन पूर्णतः जो विदेशी बने हैं वो बने थे आपके कौन? तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला का संबंध दक्षिण अफ्रीका से था, और उधर खान अब्दुल गफ्फार खान जो बताया उनका संबंध पाकिस्तान से था। क्योंकि पाकिस्तान जो था वो पूर्णतः विदेशी नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारत से लिंकेज थे पहले, लेकिन पूर्णतः विदेशी जो बने थे वो नेल्सन मंडेला बने थे। उनको भारत रत्न 1990 ईस्वी में दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सुकेती जीवाश्म उद्यान, सुकेती जीवाश्म उद्यान, सुकेती, सुहर सुका कोए का तुमदी का, सुकेती जीवाश्म उद्यान जो है वह हिमाचल में है। कहाँ में? हिमाचल में। और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो एक हीरोइन है कंगना रनौत, वह दिन ब दिन जो है कि वह सूखा होते जा रही है, वह सूखी होते जा रही है। यानी सुकेती अभ्यारण्य जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। सुकेती कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में है, और सूख रहा है आपके कंगना रनौत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेहरू जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहां में है? तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं। गोवी गीत किस राज्य का प्रसिद्ध आपका त्योहार है? तो गोवी गीत जो है वह महाराष्ट्र और गोवा दोनों का है। महाराष्ट्र और गोवा दोनों का है। अगला क्वेश्चन, देवघर का जो दशावतार मंदिर है वह किस देवता को समर्पित है? तो उत्तर प्रदेश में देवघर के दशावतार मंदिर जो है वह विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। याद रखिएगा। वहीं पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा मंदिर है आपका कंबोडिया के अंदर अंकोरवाट का हिंदू मंदिर जो है वह भी विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लगातार कितने दिनों बाद ध्यान करने के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? याद रखिएगा 49 दिन। कितना दिन? 49 दिन। याद रखिएगा 49 दिन लगातार, यानी बीच बीच थोड़ा बहुत होते थे लेकिन लगातार
लगातार अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कितना दिन के बाद, तो दिन में 49 लगाइएगा। और ऐसे तो उनको 6 वर्ष लग गया था। कितना वर्ष लग गया था? 6 वर्ष। एक क्वेश्चन और आता है कि सिकंदर भारत में कितने महीने तक आकर रुके थे? तो सिकंदर 19 महीना रुका था। कितना महीना? 19 महीना रुका था। यानी सिकंदर 19 महीना, लास्ट में 9 है। और उधर आपका जो गौतम बुद्ध को लगातार कितना दिन? तो 49 दिन, उसमें भी इकाई डिजिट 9 है। समझ में आ गया? तो चलिए आज का लास्ट सवाल, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड लिनलिथगो बने थे। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का ये लूसेंट का सेशन सीरीज आपको कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक कमेंट करने का प्रयास कीजिए। आज से आपको लगातार यह सेशन मिल जाएगा, कोई किसी ना किसी टाइम हम अपलोड कर देंगे समय निकाल के। बस आप लोग प्लेलिस्ट को खोलिएगा और जितना वीडियो प्लेलिस्ट में है आप उसको एक एक करके आप देखिए, और एग्जाम में आपको ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको जहां सेट लगाते होंगे अपने आप में आपको लग जाएगा नहीं इस बार नहीं तो कभी नहीं। आप मेहनत कीजिए, आपके पीछे हम हैं और आपके आगे भी हम हैं। जो आगे होगा वो हम देख लेंगे, जो पीछे होगा वो हम देख लेंगे। आप टेंशन नहीं लिए, बस आप लगातार मेहनत कीजिए। बाद बाकी सब जो है कि आप अपने माता पिता और सभी परिवार को अपने ध्यान में रखकर आगे बढ़िए, सभी का ख्याल रखिए और लेकिन सच्चे दिल से मेहनत कीजिए। हम आपके साथ हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।